छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का घर है। छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश कोई और नहीं है और छत्तीसगढ़ी बोली जैसी मीठी बोली कोई और नहीं। समूचे भारतवर्ष में जितने प्रधानमंत्री आवास, अभी जो नई सरकार बनी मोदी जी की, 32,50,000 आवास 17 राज्यों को दिए गए। उन 17 राज्यों में सर्वाधिक आवास मिला तो छत्तीसगढ़ को मिला। इंस्टीट्यूशन बर्बाद हुए थे पिछली सरकार में, और अभी विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। आपको विश्वास नहीं होगा, बस्तर के ऐसे युवाओं से आप मिलेंगे तो 30 साल का लड़का भी आएगा तो वो टीवी नहीं देखा होता है। आज तक 30 साल का लड़का टीवी न देखा हो, बने हुए स्कूल को बम से उड़ा दिया, सड़कें बनी थी खत्म कर दिया, साप्ताहिक बाजार गुलजार हुआ करते थे बस्तर में, वो सब कुछ खत्म कर दिया। उनके अपने पत्र में यह स्पष्ट है कि 9 साल के बच्चे को वो लेकर गए, उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। 9 साल के बच्चे को। मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं कानून से नहीं सीखता हूं, ये मैं अपने संस्कार से सीखता हूं। This episode is being filmed in Chhattisgarh and with me is the Deputy Chief Minister of the state. विजय शर्मा जी, थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आए। आपसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपकी जीवन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ, आप हम लोगों की तरह स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करके स्कूल टीचर की नौकरी कर रहे थे, फिर युवा नेता, और उसके बाद आप सक्रिय पॉलिटिक्स में आए। तो इसके बारे में बताइए कि कैसे आपकी लाइफ में पब्लिक सर्विस कैसे आया। मैंने दृढ़ता से इस विषय का विश्वास है। मान लीजिए कोई बहुत प्रैक्टिस करेगा तो वो सचिन तेंदुलकर बनेगा नहीं, ये स्पष्ट है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अभ्यास से नहीं होता, परंतु एक स्पेसिफिक प्रारब्ध आपके पास होना चाहिए, तब उस दिशा में आप जब अभ्यास करेंगे तो होगा। मैं खूब मेहनत कर लूं तो भी फला नहीं, ये अलग मामला है। ऐसे ही मुझे बड़ी स्पष्टता से लगता है कि आपका प्रारब्ध जो है, जो आप जन्म से हैं, जो आपका माइंडसेट शुरू से है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये स्पष्ट होता है कि आप किस दिशा में बढ़ सकते हैं। एक नहीं, 2-3 दिशाएं हो सकती हैं, परंतु कहीं एक बढ़ सकते हैं। मुझे बड़ी स्पष्टता से मैं ये मानता हूं कि नेता जो है वह भी जन्म से, मन से, हृदय से, बुद्धि से ही होता है, शुरू से ही होता है। और अगर वो उस दिशा में आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ सकता है। मेरे लिए ही नहीं, बाकी बहुत से बहुत अच्छे काम करने वाले लोग दुनिया में हैं। मैं अपने लिए जरूर ये मानता हूं कि शुरू से ही मेरा मन लगा रहता था। स्कूल में भी मैं चुनाव लड़ा, कॉलेज में भी लड़ा, बाद में भी फिर जैसी आवश्यकता थी काम करते रहे, लेकिन बाद में भी मन लगा रहता था। बाद में आपका मन लगा रहेगा वहीं पर, तो बाद में फिर सब कुछ छोड़, मैं रिलायंस वगैरह कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी से, उन पे भी काम करता रहा। फिर छोड़ करके बाद में वापस अपने जहां से थे वहीं कवर्धा जाकर के, वहां पर 2000 में वापस जाकर के फिर से काम शुरू किया। तो एक व्यक्ति के साथ वो होता है कि ये इन 2-3-4 चीजों में ये बढ़ सकते हैं। ऐसा मैं नेताओं के संदर्भ में भी मानता हूं। हृदय में नेता होता है, हृदय में होता है, मन में होता है, और अगर है तो फिर उसको उस दिशा में काम भी करना चाहिए। पर वो पहचान भी तो होनी चाहिए ना कि हाँ, ये मैं सिर्फ बोलने से या फिर मानने से या जानने से तो नहीं हो सकता। मतलब पता होना चाहिए कि हाँ, ये है मेरा करियर पाथ। आप तो जानती हैं अपने बारे में, ऐसा ही है। यानी कि हम लोग बैठते भी हैं तो इस बात को कई बार सबके बीच में भी रखता भी हूं, और सभी रखते हैं। हमने भी अपने बड़ों से ही सीखा है कि मेरे बुलाने से ही कोई बैठक में नहीं आ जाता है। मेरे बुलाने से या किसी बड़े नेता के बुलाने से वो राजनीतिक पार्टियों में नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है। जितनी बड़ी संख्या आप देखते हैं भाजपा की बैठकों में, बड़ी संख्याएं आती हैं, उन सबके अंदर हृदय में है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, और इसीलिए वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में है। सभी तो नहीं होते। ये पूरी संख्या जो होती है आपके कुल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं होती। टोटल पॉपुलेशन का मुश्किल से 1% भी नहीं होती जो सक्रियता से इस पे आए। तो वो जो लोग हैं ना, उनके मन में होता है, उनके मन में राजनीतिक रुचि होती है, तभी वो वहां होते हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए से सीधा होम मिनिस्टर कैसे हुआ कि इतनी जल्दी? ये तो मेरी पार्टी का मुझ पर विश्वास है, मेरे नेताओं का मुझ पर विश्वास है
कि बड़ा काम भी पहली बार एमएलए बनते साथ ही मिला, ये निसंदेह ऐसा ही है। और किसी विश्वास पर इस काम को दिया गया है मुझे, समाज के द्वारा कुछ विश्वास मुझ पर किया गया है, मेरे नेताओं के द्वारा, मेरी पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा। इसीलिए मैं प्राणपण से लग करके करता हूं काम कि भाई मुझे अगर चुना है इस काम के लिए तो मुझे करना चाहिए। मैं नक्सलवाद के ऊपर सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो एक परसेप्शन होता है दैट इट इज़ अ नक्सल अफेक्टेड स्टेट, और जब भी खबरें आती हैं स्टेट से, इट इज़ अबाउट एंटी नक्सल ऑपरेशंस। 10 नक्सल मारे गए, 2 जवान मारे गए, 15 नक्सल सरेंडर हुए हैं। तो कैन यू गिव मी अ ब्रीफ कि अभी एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कहाँ तक राज्य किस दिशा पे है और कब तक यहाँ पर यू कैन से इट इज नक्सल फ्री? दुनिया में या हमारे देश में कहीं भी आंदोलन होते हैं तो क्यों होते हैं आंदोलन? किसी मांग पर होते हैं। भाई ये जिला बनाना है, ये जिला नहीं बनाना है, यहां पर इंडस्ट्री आनी चाहिए, यहां पर इंडस्ट्री नहीं आनी चाहिए। किसी विषय पर, किसी मांग पर आंदोलन होता है। बोडोलैंड वालों ने कहा कि हमारा राज्य बनना चाहिए, मांग पर होता है। संविधान के दायरे के अंतर्गत मांगों को सरकारें मानती हैं, माननी पड़ती हैं सरकारों को, उसमें कोई बात नहीं। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान कानून अच्छे थे, किसानों के संदर्भ में 3 कानून आए, बहुत अच्छे थे मेरी दृष्टि में, लेकिन किसानों के समर्थन में कहा कि चलिए भाई हम वापस लेते हैं, वापस लिया, सरकार ने माना। यहां नक्सलिज्म में मांग क्या है? कोई पूछे इनसे चाहते क्या है? आज तक इन्होंने कोई मांग पत्र नहीं दिया सरकार को कि हम ये चाहते हैं, ये किया जाए। तो किया क्या जाना है भाई? उनके मन में है कि बंदूक की नली से सरकार बना लेनी है, तो लोकतंत्र खत्म कर देना है। माओवाद जो चीन में था वैसा शासन यहां चाहिए है, ये संभावनाएं नहीं। इस दिशा में इसी के कारण है कि इसको समाप्त होने में समय लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी माननीय अमित शाह जी ने वहां भी संकल्प लिया और समाप्त हुआ। 370 हटाने का संकल्प हमारी पार्टी ने, हमारे विचारधारा के कार्यकर्ताओं ने कई बार लिया और अद्भुत ढंग से 2019 में वो समाप्त हुआ। देश में बम धमाके भी हुआ करते थे इधर उधर, और आप उन बम धमाकों के बारे में कितनी बार सुना कि देश में वहां आतंकवादी आ गए, वहां बम धमाके की। अब नहीं होते बम धमाके। एक सरकार थी जब बम धमाके करने वालों को दिल्ली के बंगले में बिठा के बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी स्पष्टता है, ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो ये नहीं हो सकता है। इसी परिपाटी में उन्होंने, अमित शाह जी ने ये कहा है, अब ये उनका संकल्प नहीं रह गया, ये बस्तर की जनता का मनोभाव था जो उन्होंने संकल्प के रूप में कहा। बस्तर की जनता ये चाहती है कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, और मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि मैं हजारों से मिला हूं। हम बल्क में वहां के युवाओं को लेकर के रायपुर लाते हैं। रायपुर घुमाना है, प्रदेश के अन्य स्थानों में घुमाना है, रेलवे स्टेशन दिखाना है, एयरपोर्ट दिखाना है। आपको विश्वास नहीं होगा, बस्तर के ऐसे युवाओं से आप मिलेंगे तो 30 साल का लड़का भी आएगा तो वो टीवी नहीं देखा होता है, वो टीवी नहीं देखा होता है। हमारे देश का है भाई ये हिस्सा, आप सोचे, मध्य भारत है, बिल्कुल भारत का बीच है। वो 30 साल का लड़का टीवी नहीं देखा रहता है। लाइट नहीं होती वहां, गांव में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं उत्पन्न हो पाई, नहीं डेवलप हो पाई। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल आंगनबाड़ी तो छोड़ दें, अस्पताल नहीं है, मोबाइल का कनेक्टिविटी नहीं है, टावर नहीं है, आने ही नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है पूरे उतने बड़े क्षेत्र को। वहां पर अब इससे बड़ा मैं आपको क्या उदाहरण कहूंगा कि 30 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा। ये एक नहीं, 1000 मिलेंगे आपको, 1000 मिलेंगे। ऐसी स्थितियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का स्पष्ट दृढ़ मत है कि वहां तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। नक्सली जो चाहते हैं स्पष्ट है हमको, फिर भी विष्णुदेव जी की सरकार एक नहीं 100 बार इस बात के लिए तैयार है कि एक भी गोली चलानी ना पड़े। चर्चा का कोई विषय दिखता नहीं है क्योंकि मांग बड़ी स्पष्ट नहीं है, कुछ है ही नहीं है स्पष्टता इसमें। अब सरकार बंदूक की नली से बनाना है, ये कोई बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस बात के लिए तैयार है
कि आप अपने पुनर्वास से पूर्व, मैं सरेंडर भी नहीं कहता हूं, आत्मसमर्पण थोड़ा दूसरे ढंग के भाव का शब्द है, मैं वो भी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं पुनर्वास कर लें आप। मैं ये कहता हूं कि आप पुनर्वास करें, आप मुख्य धारा में आए, ये सम्मान के साथ आए, बिल्कुल ये है। इसके लिए कोई आवश्यकता आपको है, कोई चर्चा आपको करनी है, सरकार तैयार है। और इन सब के पृथक भी, पुनर्वास से भी अलग कोई चर्चा वो करना चाहे तो भी सरकार तैयार है उसके लिए। कोई एक करना चाहे, कोई दो करना चाहे, कोई छोटा समूह, कोई बड़ा समूह, जो भी करना चाहे सरकार उसके लिए तैयार है। इन पूरी बातों के साथ मैं ये बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर बस्तर से और बड़ा संकल्प हुआ माननीय अमित शाह जी का, तो और भी पूरे भारत से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो आप कह रहे हैं आपकी तरफ से, यानी सरकार की तरफ से अनकंडीशनल टॉक्स हैं? डेफिनेटली और अनकंडीशनल टॉक। हम भी कोई कंडीशन इंपोज नहीं करते हैं, वो भी कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते। वो जो स्थितियां हैं वो चाहे वो बात करें। तो एक और इसमें प्रारंभ से ही हम लोग लेकर चल रहे हैं कि अनेक बार अनेक सरकारों ने, अनेक राज्यों की सरकारों ने कोशिश की है, कोई मध्यस्थ तय किया, सरकारों ने तय किया, कोई समिति तय की, सरकारों ने तय की, और वो सब कुछ फेल हुए। छत्तीसगढ़ में हम स्पष्टता से मानते हैं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार, न कोई मध्यस्थ सरकार की तरफ से तय होगा, न कोई समिति तय होगा, वो चाहे तय कर ले। वो पर्ची जारी करके कई बार कहते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो वैसा हो, वो कह दें कि भाई ये मध्यस्थ है, ये आएगा, बात करेगा, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी होगी। लेकिन जब सीज फायर की बात चलती है तो कुछ पुलिस अफसर हैं, तेलंगाना के ही सही, इस राज्य के नहीं हैं, पर कहते हैं जब भी सीज फायर, हिस्टोरिकली जब भी उन्होंने सीज फायर कहते हैं, वो रीग्रुपिंग करते हैं। उस वक्त सीज फायर एक टैक्टिक होता है। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे होता है? नहीं, ये उनका ही टैक्टिक है, तो ये हर जगह होता है। माओवाद में ही है ये। माओवाद के सिद्धांतों पर जब चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो उनके सिद्धांत में ही ये है कि जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए तो समाज में मिलकर समाज जैसे हो जाएं और बाद में अनुकूल परिस्थितियों में फिर एक होकर के फिर अपना यह सशस्त्र गतिविधि तैयार करें। मैं इसको आंदोलन नहीं कहना चाहता, क्योंकि आंदोलन जैसा कुछ है नहीं है। ये चाहते हैं कि बंदूक की नली पर सरकार बने। और माओवाद जैसी चीजों के लिए भारत में कहां स्थान होगा, दुनिया में कहां स्थान होगा। तियानवन स्क्वायर में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, अपने छात्रों को ही उन्होंने तोप और टैंक से उड़ा दिए थे। ऐसे स्थानों के आपको इतना ही नहीं, मैं आपको, हमारा एर्राबोर है, कभी आपको समय मिले बस्तर के लिए आप जरूर एक आध बार समय निकाल लें। आपसे आग्रह है, आपका बड़ा प्रभाव है आपकी बातों का, और आप बहुत, हम लोग खुद ही देखते रहते हैं जब आपका कोई शो आता है तो ऐसे स्थानों पर कितनी जगह हैं जहां पर ग्रुप में आदिवासियों को मार दिया नक्सलियों ने। एर्राबोर उसमें से एक प्रथम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब हम इस तरह की सारी गतिविधियां जो बस्तर में हुई हैं, उनके दिवसों पर काम करना शुरू करेंगे। वो बताएंगे भाई कि सशस्त्र बल को नहीं मारा, गांव को ही जला दिया, मार दिया, काट दिया, 30-40 लोगों की हत्याएं वहीं कर दी। ये एर्राबोर की घटना है, और ऐसी कितनी घटनाएं। तो कुल मिलाकर जब आप ये देखेंगे तो मुझे इनके संदर्भ में बड़ी स्पष्टता से ये बात समझ में आती है कि जो माओवाद पर काम करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ये उनका टैक्टिक है, वो दूसरे प्रदेशों में भी है, यहां भी है। हमको उससे भी परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं, वो अपना सोचें जो करना है। सरकार स्पष्टता के साथ गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाना चाहती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। किसी को चर्चा बातचीत करनी है तो जरूर सरकार तैयार है, जरूर हम बैठ कर के क्या चाहते हैं वो हम बात कर लेंगे। और ये भी है कि टीनेज लड़कों को रिक्रूट किया जाता है, बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया जो है वो सिखाते हैं कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं, और उनकी ट्रेनिंग हो रही है। प्री टीन्स को भी ये इंटेलिजेंस, पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं बाकी राज्यों से। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हो रहा है? पुलिस के इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को आप कहेंगे, कोई कह देगा कि ये फैब्रिकेटेड है,
किसी और, उनके अपने पत्र में यह स्पष्ट है कि 9 साल के बच्चे को वो लेकर गए, उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। 9 साल के बच्चे को, उनके पत्र में है भाई, वो पत्र हमारे पास है। वहां जो कुछ हो रहा है वो आप खुद सोचें, इतनी बड़ी आबादी, सैकड़ों गांवों तक, अगर आज तक 30 साल का लड़का टीवी न देखा हो, बने हुए स्कूल को बम से उड़ा दिया, सड़कें बनी थी खत्म कर दिया, साप्ताहिक बाजार गुलजार हुआ करते थे बस्तर में, गजब के बाजार, दुनिया की नजर वहां होती थी, चाहे वो संसाधनों के लिए हो, चाहे संसाधन अर्थात वनोपजों के लिए हो या फिर यूं ही भ्रमण के लिए हो, वो सब कुछ खत्म कर दिया। अभी बीजापुर में 25 सालों के बाद 3-4 बाजार 25 सालों के बाद अब लगना शुरू हुए। अभी बीजापुर से आप रहे कि स्थानीय दूरी को तय करने के लिए भी 25-25 सालों से जो सड़कें बंद थी वो अब शुरू हुई है। जो कैंप के आसपास के गांव हैं वहां पर नियत नल्ला नारे का योजना सरकार की चलती है। उन योजनाओं के संदर्भ में अब गांव के आसपास के लोग ये कहते हैं कि भाई कैंप नहीं हटना चाहिए यहां से। दूसरे गांवों के लोग मांग करते हैं कि हमारे यहां कैंप होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे। ये भय इतना रहा है, घरों में तय कर दिया गया इन सारे घरों से एक लड़का एक लड़की हम ले जाएंगे, जिसके यहां से ऐसे स्पष्ट प्रमाण है हमारे पास, जिसमें घरों से मुर्गी, दाल, पैसे, 2 व्हीलर है तो इतना पैसा आप दोगे, ट्रैक्टर है तो इतना पैसा आप दोगे, इस तरीके से करके फिरौती है ये तो फिर डेफिनेटली। और क्या है? हाँ, मोबाइल टावर्स बनाने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए क्या अभी भी रेजिस्टेंस है? मैं आपसे, रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस मतलब जब आप ताकत से आप जाकर के वहां पर आपने कैंप इंस्टॉल किया है और कैंप के अंदर मोबाइल का टावर लगाया तो कनेक्टिविटी मिलती है, नहीं तो कैसे होगी? वहां कौन कर सकता था? कितने ठेकेदारों के सामान जलाए गए, कितने सड़कों को खोद दिया गया, कितने स्कूलों को बम से उड़ा दिया गया, कितने लोगों को, हजारों को जन अदालतें लगा करके गला रेत कर मारा गया। वो टीवी का मुझे ध्यान नहीं है, परंतु ये इसमें है यूट्यूब वगैरह चैनल पे, जिसमें घर वाले बताते हैं जब वहां से चंगुल से हटकर आ गए कि भैया जन अदालत लगाया, मेरे ही भाई को मारा और मुझसे ही कहलवाया कि इसको मृत्युदंड देना चाहिए, नहीं तो तुम ही को मार देंगे। मतलब लोकतंत्र में हम लोग जीने वाले हैं भाई, हम लोग इस तरह की बातों को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। परंतु विष्णुदेव जी की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, स्पष्टता है इस बात की। हम वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार है, निःशर्त वार्ता, ना उधर से कोई शर्त ना इधर से कोई शर्त। हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, स्पष्टता है वो कोई समिति चाहे बना दें, कोई व्यक्ति को निर्धारित करना चाहे आप कर कह रहे दें। हैं कि गोली नहीं चलाना चाहते, लेकिन आए दिन सुनने में आता है कि 10 नक्सली मारे गए और विपक्ष कहते हैं कि ये रिवेंज किलिंग है और सरकार जो है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस इसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के तहत इस पे पर्दा डाल रही है। अभी 1 साल ही तो हुआ सरकार बने, इससे पहले 5 साल तो यहां कांग्रेस की सरकार थी। 2014 से पहले तो केंद्र में 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। और 75-80 के दशक से जब ये शुरू हुआ है, 1975-1980 के बीच से जब ये गतिविधियां शुरू हुई है, तो कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। उनकी लीडरशिप को भी तो मारा था नक्सलियों ने। अरे भैया वो इतनी बड़ी घटना है, झीरम की घटना, उसके लिए मैं नहीं सोचता हूं कि मन में क्यों पीड़ा नहीं है। हमको पीड़ा है भाई, हमारे प्रदेश के नेता मारे गए, हमको दुख लगता है। और हम तो इस बार ये सोचें कि भाई वो जो जिस दिनांक को नक्सलियों ने इतने लीडर्स को छत्तीसगढ़ के मार दिया था, उस दिन हम वहां जाकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं और बहुत सारे लोग सोच के रखे ये करेंगे हम लोग। उसके बावजूद अगर किसी को सिर्फ राजनीति करनी है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है तो कोई क्या कर सकता है इस विषय पर? आपने कहा आप इसे सरेंडर नहीं कहना चाहते, आप इसे रिहैबिलिटेशन भी नहीं कहना चाहते, आप व्हाट इज द टर्म दैट यू यूज्ड? आपने कहा कि पुनर्वास। आप आत्मसमर्पण नहीं, पुनर्वास आप कह रहे हैं। तो ये एक किस्म का रिहैबिलिटेशन ही हुआ ना कि वो उनको, एक किस्म का नहीं, ये रिहैबिलिटेशन ही है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी को ये लगता होगा कि बंदूक रखकर जो चलता है उसका अहंकार बड़ा हो जाता है, कोई भी हो। तो अगर इनको ये लगता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, तो हम आपको झुकने के लिए भी नहीं कह रहे भाई।
न सरकार आपको झुकने के लिए कह रही है। ससम्मान माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक एक इवेंट यहां हुआ, उसमें कहा कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं। अभी बस्तर पंडू में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बार बार कहा कि आप मुख्य धारा में आए, और मैं तो दिन भर कहते रहता हूं कि भाई मुख्य धारा में आइए और ये सब झंझट छोड़िए। तो हमारा स्पष्ट भाव है, झुकाकर बिल्कुल नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप मुख्य धारा में आए और काम शुरू करें। और जो गांव या डिस्ट्रिक्ट नक्सल फ्री होगा उनके लिए कोई पैकेज है या कोई पंचायत एक योजना अभी हम लोगों ने लाई है, और माननीय विष्णुदेव साय जी ने उसमें बड़ा मैंने फ्रीडम दे करके काम करने का अवसर दिया। इसमें यह है कि वो सारे पंचायत जहां हमारे पास सूची है, साल भर हम सूची सब बना लिए हैं कि पंचायतवार मिलिशिया के कौन कौन लोग हैं, जनताना सरकार के कौन कौन लोग हैं, ये सूची हमने बनाई। जो हार्डकोर कैडर है उनको छोड़ दिया गया। इनको ये जो बल्क में कुछ लोग हैं, मैंने पूरे प्रदेश में मैं सोचता हूं कि ऐसे 6-8 हजार लोग होंगे। ये जो बल्क में लोग हैं इनको पंचायत सरेंडर करा दे। सरेंडर कराने के बाद एक प्रस्ताव कर देंगे कि हमने यहां पर हमारा गांव माओवाद सदस्य मुक्त हुआ, पंचायत हमारा माओवाद सदस्य मुक्त हुआ, ऐसा कर देंगे तो उस गांव को निर्माण कार्य आदि के लिए तुरंत ही 1 करोड़ रुपया के निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिए जाएंगे, पहला। दूसरा, उस गांव तक बस चलाई जाएगी। अब बस चलाएंगे, हो सकता है इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और उन्होंने विगत बजट में मुख्यमंत्री बस योजना की स्वीकारोक्ति दी, और एक योजना है हमारे पास जिसमें हम उसको फाइनेंशियल कुछ फीडिंग की जरूरत होगी तो कर देंगे उस बस में। फिर हमने कहा कि वहां हम मोबाइल टावर देंगे या मोबाइल की कनेक्टिविटी देंगे। तो मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के लिए भी हमने पिछली बजट में, अपने यहाँ राज्य में बजट में ये करवा लिया प्रावधान कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगी। तो मुख्यमंत्री उसके अंतर्गत हम वहां पर मोबाइल टावर लगवा सकते हैं। किसी भी कंपनी को भी अगर वहां पर अगर इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं लगता है तो उसको फीडिंग किया जा सकता है। और वहां पर बिजली हम लेकर जाएंगे। ऐसी 4 चीजें हैं। बिजली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो तार वाली बिजली गांव में आएगी, इसके लिए तड़प है उनके मन में, तड़प है, मैं आपको कह रहा हूं। पर इस शर्म की बात है कि अभी तक नहीं हुआ। डेफिनेटली, इट्स 2025 और भारत के किसी भी गांव में अगर बिजली नहीं है और पानी नहीं है, इट्स समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। बिजली और पानी अभी नहीं है, नहीं कभी नहीं हुआ यहां पर। हाँ। ये और बड़ी बात हो गई। 30 साल का लड़का टीवी न देखा हो, इससे बड़ा पैमाना आप क्या लेंगे इस बात को नापने के लिए कि वहां क्या है। मैं आई अगेन कम बैक टू लॉ एंड ऑर्डर। जब आप एंटी नक्सल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो पुलिस में व्हाट शुड आई से मॉडर्नाइजेशन या उनको इक्विप करना ये भी बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि जवान मारे जाते हैं और उनके बॉडीज को ऐसे उठा के जब ट्रकों में डाला जाता है, या फिर जवान के पास ऐसे हथियार नहीं है टू मीट विद द चैलेंजेस, यू फील बैड कि ऐसे होता है। तो कैन यू जस्ट टेल मी कि पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइजेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको जो कम्युनिकेशन सेटअप्स हैं या कुछ भी, व्हाट आर यू डूइंग टू हेल्प देम डील विद दिस सिचुएशन? स्पेशली नक्सल ऑपरेशन की अगर लिए हम कहें तो हमको AK-47 चाहिए थे और स्नाइपर्स चाहिए थे। माननीय अमित शाह जी को मैंने पत्र लिखा और उसको मंच पर ही दिया, और उन्होंने कहा कि 20 दिनों में ये उपलब्ध हो जाना चाहिए, और 20 दिनों में वो उपलब्ध हुआ। मतलब सेंट्रल और राज्य के बीच में इतना तेज काम होते मैंने पहले और नहीं कभी देखा था। तो वहां पर ऑपरेशंस के लिए, स्पेशली हमारे DRG फोर्सेस के लिए, बस्तर फाइटर्स के लिए पर्याप्त मात्रा में अब हमारे पास हथियार है, उसमें कोई परेशानी नहीं। जब कभी ऐसा कुछ हो जाता है, IED एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और जब कभी ऐसा हो जाता है तो वहां पर 7 मंजिला एक हॉस्पिटल अभी अब कुछ दिनों में बनकर, कहाँ? बस्तर में? जगदलपुर में, प्रॉपर जगदलपुर। जी जी,
डेडिकेटेड होकर के एनएमडीसी के माध्यम से, वो भी माननीय योचन साहब के मार्गदर्शन में ही हुआ। क्या जगदलपुर अब नक्सल फ्री है? नहीं। अब आपको तो किसी भी हाल में मेरे साथ जगदलपुर चलना ही होगा, बस्तर चलना ही होगा। आप जगदलपुर कह रहे हैं, जगदलपुर नहीं भाई। अब हम पूरे छत्तीसगढ़ के सिर्फ बॉर्डर एरियाज में कुछ जगह हैं वो, बाकी सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। माने आप अगले साल तक इंद्रावती नदी के किनारे शाम को इत्मीनान से बैठकर चाय पी बना लेंगे। सकते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, मतलब आप लोगों का परसेप्शन है कैसा भाई जगदलपुर बस्तर के है लिए? ना? बस्तर के बारे में यही तो फिर दिस इज द रीजन, जब आप यूनेस्को टूरिज्म वगैरह कहते हैं। एक वहां जो बस्तर पंडुम हुआ उसमें कुमार विश्वास जी को बुलाया था, ऐसा ही प्रश्न था उनका। लेकिन जब वो अभी उनका आप एक पोस्ट देखिएगा, वो हमारे चित्रकूट जलप्रपात में वो स्नान कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी तो खैर जंगलों में जाते हैं, वो तो कैंपों में चले जाते हैं, वो तो गांव तक चले जाते हैं। अमित शाह जी सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, आम नागरिक सिक्योरिटी के साथ तो नहीं जा सकता ना। खैर अब सिक्योरिटी तो वो वहां भी हैं तो है, दिल्ली में भी उनके साथ सिक्योरिटी है, वो एक अलग मामला है। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आपका परसेप्शन है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आज रात को आपकी इस डिबेट शो के बाद मैं सीधे जगदलपुर ही जाऊंगा, बाई रोड ही जाऊंगा, और बसें चलती हैं, सब लोग आते जाते हैं, एकदम सामान्य है सब कुछ। सामान्य, ठीक है।